अभी हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ तक के सेक्शन हो गए हैं हमारे? सेक्शन 3 हो गया है। हमने एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है सेक्शन 6 के अंदर। इसके बाद हमारी प्रोसेस शुरू हो गई है। जब प्रोसेस शुरू हुई तो हमने ये देख लिया था कि वहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है उसको या तो रिफ्यूज़ किया जाएगा या डिस्पोज़ किया जाएगा। अगर वो 30 दिन के अंदर आंसर नहीं देते हैं तो माना जाएगा डीम्ड रिफ्यूज़ल, कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। और अगर वो 30 दिन के अंदर आंसर देते हैं तो वहाँ पर वो बताएंगे कि फ़ीस कितनी लग रही है, अगर फ़ीस कम है तो, अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो वहाँ पे उसकी सहायता की जाएगी। और अगर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं हमारी एप्लीकेशन का, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 8 में वो रीज़न बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने का कारण क्या है, या तो आप अपील कर सकते हो, तो अपील की समय सीमा क्या है, उसका प्रारूप क्या रहेगा, ये बातें यहाँ पर है। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो आता है वैलिड रीज़न, कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सेक्शन 8 के अंदर आ रही होगी। सेक्शन 8 बात करता था राष्ट्र की एकता के, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में। फिर एक व्यापार से संबंधित सेक्शन उसमें था। फिर अगर कोई अपराधी है उसको पकड़ना हो, उसका अन्वेषण करना हो, तो ऐसा ना हो कि उस एप्लीकेशन का प्रभाव उस अपराधी के ऊपर पड़ रहा हो, तो वहाँ पर हमें सूचना नहीं दी जाएगी। फिर जैसे विधानसभा, राज्यसभा, इनके द्वारा संसद जो है, मंत्रिमंडल, इनके द्वारा कोई चीज़ सीक्रेट रखी गई है तो उसका भी प्रकाशन नहीं किया जाएगा, ऐसी सूचना भी नहीं दी जाएगी। तो कुछ पॉइंट ऐसे यहाँ पर सेक्शन 8 में दे रखे हैं जहाँ हमें आंसर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखे हैं 4 पॉइंट, ये 18(1) के हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। फिर यही था आगे कि हमें अगर आंसर नहीं मिलता है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन करेंगे तो पेनल्टी लगेगी वो ऑफिसर के ऊपर, और इसके बाद हम अपील कर सकते हैं। तो आज हमारा टारगेट जो है वो है सेक्शन 18, 19, 20। अभी तीनों होते हैं या कोई एक होता है, 2 होते हैं, उस हिसाब से टाइम के हिसाब से देख लेंगे। तो अभी आप निकाल लीजिए सेक्शन 18। ये रहा सेक्शन 18। अभी सेक्शन 18 में क्या बातें दे रखी है कि जो सूचना आयोग है, कमीशन जो है, उनकी क्या शक्तियां हैं, उनके क्या कृत्य है, मतलब अगर कृत्य मतलब काम, उनके क्या काम है। कोई काम जैसे गलत करते हैं या हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, अपील और सस्तियाँ, उन पर क्या दंड आरोपित किया जाएगा, ये अध्याय 5 में दे रखा है। ये कृत्य, अपील, सस्तियाँ, तभी तो 18, 19, 20 भी वही बात कर रहा है। 18 में हम कंप्लेन कर रहे हैं, 19 में हम पेनल्टी लगा रहे हैं। ये सस्तियाँ वही है, पेनल्टी ही होती है, इसका इंग्लिश पेनल्टी होता है ये सस्तियाँ का। तो 18, 19, 20 जो सेक्शन है वो चैप्टर 5 कवर करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 18। ये बात करता है सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य। अभी सूचना आयोग का क्या क्या काम है, तो जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होते हैं या राज्य लोक सूचना अधिकारी होते हैं, इनका काम है कि इनके पास अगर कोई एप्लीकेशन आई है, कोई आवेदन आया है, तो उसका जवाब वो दे। वो जो CPIO या SPIO है वो उस संबंधित डिपार्टमेंट में हमारी एप्लीकेशन भेजे, हमारा आवेदन भेजे और उसका जवाब हमें दे। पर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, अभी ये उनका ये कृत्य लिखा है ना, मतलब उनका ये काम है, CPIO और SPIO का ये काम है कि वो एप्लीकेशन हम दे रहे हैं इसका हमें जवाब दे। पर अगर वो इसका जवाब नहीं देते हैं, मतलब ये दे रखा है कि अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, ये जो CPIO या SPIO है वो हमें हमारे आवेदन का जवाब नहीं देते हैं, या तो फिर जो निचले लेवल पे केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी और राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी होते हैं, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनके पास अगर आवेदन आ रहा है तो ये क्या करे, ये केंद्रीय CPIO या SPIO को दे, या तो फिर वो आयोग को दे। यहाँ दे रखा है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दे। मतलब हम तो आयोग के पास नहीं जा रहे हैं, हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं, तो ये अधिकारी जो है वो हमारे आवेदन को आयोग तक नहीं पहुँचाता है, आवेदन को भेजने के लिए या हमारे आवेदन को स्वीकार करने के लिए इनकार करता है। ये हो गया हमारा
फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो सीपीआईओ या एसपीआईओ है ये हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं या आयोग तक उसको भेजने से इनकार करते हैं। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा बोलता है कि अधिनियम के अनुरोध की गई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार करते हैं कि अधिनियम हमें अधिकार देता है कि हम जानकारियों तक पहुंच सकते हैं, सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, पर ये किसी भी तरीके की हमारी सूचना को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या इनकार कर देते हैं। ये हुआ दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है। हमारे पास समय सीमा कितनी है? 30 दिन की समय सीमा है। तो 30 दिन की समय सीमा के भीतर अगर हम वो जो अधिकारी है वो हमें सूचना का उत्तर नहीं देते हैं, ये हो गया थर्ड पॉइंट। ध्यान रखना है ना, कितने पॉइंट आ रहे हैं? 3 4 5 6 पॉइंट है। 6 के 6 पॉइंट मैं पूछ सकती हूँ इसके बाद में। तो पहला हो गया कि सीपीआईओ या एसपीआईओ हमारी सूचना का आंसर नहीं देते हैं या तो फिर वो आयोग तक हमारी सूचना को नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा हमारे पास हो गया, दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास कि वो जो जानकारी मिलनी चाहिए इस अधिनियम के अधीन उस जानकारी तक पहुंचने के लिए इनकार करते हैं, मतलब एक तरीके से आवेदन को रिजेक्ट ही कर देते हैं। तीसरा हो गया कि 30 दिन के भीतर हमें आंसर नहीं देते हैं हमारी एप्लीकेशन का। यहाँ उन्होंने हमारा आवेदन एक्सेप्ट कर लिया है पर उसका उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अगर हमें हमारी एप्लीकेशन का जवाब नहीं मिलता है, फिर है ऐसी फीस की रकम वो मांग रहे हैं, ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा कर रहे हैं जो कि अनुचित है, मतलब ज़्यादा फीस बता रहे हैं। जहां 1000 लगना चाहिए वहां पर वो 5000 हम पर इम्पोज कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा हो गया कि ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो कि अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या झूठी सूचना दे रहे हैं। हमें जिसका जवाब चाहिए वो जवाब ना मिलकर हमें पूरा जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब क्या अपूर्ण, हम कंफ्यूज हो गए हैं अब तो जवाब पाकर कि जो क्या जानना था और क्या जानने को मिल रहा है। भ्रम में डालने वाला या मिथ्या सूचना दे रहे हैं, एक पॉइंट ये हो गया। और एक हो गया कि अभिलेखों, मान लो हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई रिकॉर्ड चाहिए जो कि पब्लिक का है, डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का है और उस तक हम पहुंच सकते हैं, उस अभिलेख को या रिकॉर्ड को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कितना खर्चा हुआ इसका पूरा रिकॉर्ड प्राप्त करना, तो इस तक हम पहुंच सकते हैं। फिर भी अगर हम इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या कोई ऐसा अन्य विषय, ये 6 के बाद ये 6 मेन है और ये 7वां इसको कह सकते हैं हम, यहाँ से ये पॉइंट अलग हो जाएगा कि अन्य विषय के संबंध में। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो फिर क्या होगा? ठीक है, मतलब ये जो सीपीआईओ या एसपीआईओ है इनके पास शक्तियां हैं, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं, फिर भी अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट कर रहे हैं या सही से आंसर उसका नहीं दे रहे हैं। ये पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गए होंगे क्योंकि ये पॉइंट हम समझ चुके हैं यहाँ पे हमारे स्लाइड में। ये रहा कि वैलिड रीज़न है एक तो सेक्शन 8 के अंदर, और ये जो है 18 के 1 में आ रहे हैं, ये चारों ये 18 के 1 में आ रहे हैं कि अगर इन वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता है, रिफ्यूज़ करता है, तब हमारे पास रेमेडी है कि हम यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने 18 हम देख रहे हैं। तो 18 में आगे अगर हम देखें कि इनके पास ये सारी शक्तियाँ होने के बाद भी अगर वो हम तक सूचना नहीं पहुँचा रहे हैं तो क्या हुआ? ठीक है, तो फिर आगे देखें कि सेक्शन 2 बात करता है कि वहाँ पर अगर आयोग को लगता है कि हाँ ये लोग इनकी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं या गलत सूचना दे रहे हैं, ज़्यादा फीस बता रहे हैं, अगर ऐसा उसको समाधान हो जाता है तो वो क्या करेगा? उसको लगता है कि हाँ रिजनेबल ग्राउंड है, ये चीज़ें जो कर रहे हैं, जो इनको शक्तियाँ मिली है, इनका ये सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिसलीड करने वाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर ऐसा उनको समाधान हो जाता है तो वो आयोग क्या करेगा? इसके संबंध में जांच आरंभ कर देगा, इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर देगा, आयोग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट कौन कर रहा है? कौन फॉल्ट कर रहा है? यहाँ पे फॉल्ट किसका हो रहा है? अधिकारी, हाँ,
अधिकारियों का, सीपीआईओ और एसपीआईओ का फॉल्ट हो रहा है। भाई आप पब्लिक ऑफिसर हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसका सही तरीके से यूज़ करो। अगर उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं और आयोग को ऐसा लगता है हम फिर कंप्लेन करेंगे, तो फिर आयोग को अगर ऐसा लगता है उसका समाधान हो जाता है तो वो जांच आरंभ कर देगा कि असल में मामला क्या हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है। थर्ड पॉइंट आता है कि आयोग इस धारा के अधीन मामले की जब जांच करेगा तो उसको वही शक्तियाँ प्राप्त होगी जो सीपीसी में एक न्यायालय को होती है। सीपीसी में, सिविल कोर्ट में जो न्यायालय को सारी शक्तियाँ दी जाती है वो सारी की सारी शक्तियाँ यहाँ पर आयोग के पास भी होगी। ठीक है, अभी उनके पास क्या शक्तियाँ होती है, अभी वो चाहे तो किसी व्यक्ति को समन कर सकते हैं। अभी कोर्ट में तो ये सारी चीज़ें होती है, क्रिमिनल में, सिविल में। तो यहाँ पे जो सिविल न्यायालय के पास जो जो शक्तियाँ होती है वो सारी की सारी शक्तियाँ हमारे पास यहाँ पर राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के पास होगी। अभी क्या क्या शक्तियाँ होगी, तो यहाँ पर किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, अगर ज़रूरत पड़ रही है किसी को समन करने की तो वो समन करेगा। मान लो सूचना आवेदन देने वाला कोई व्यक्ति है, उसको भी वो समन कर सकता है। और इधर अधिकारियों को भी समन कर सकता है, वो चाहे तो दोनों को बुलाएगा और दोनों से सुनेगा कि क्या परेशानी आ रही है। तो दोनों व्यक्तियों को समन कर सकता है कि उन्हें उपस्थित रहना है, वहाँ पर अवेलेबल रहना है, इस डेट पर अवेलेबल रहना है, इस प्लेस पर अवेलेबल रहना है। तो ऐसा वो निर्देश दे सकता है। शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए कि कोई साक्ष्य चाहिए, मान लो आवेदन करने वाला व्यक्ति है, आवेदन करने वाले व्यक्ति को बुलाएंगे, या तो फिर जो अधिकारी है उसको बुलाएंगे, या कोई अन्य व्यक्ति जो भी इससे संबंधित हो उनको बुलाएंगे। उनको पहले तो समन करेंगे कि आप आइए, आपसे हमें कुछ क्वेश्चनिंग करनी है। तो अभी वो जब बुला रहे हैं तो उनसे कोई डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं या कोई मौखिक रूप से साक्ष्य भी ले सकते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, मैटर कैसा है उस हिसाब से वो देख लेगा, उसके विवेक के हिसाब से। तो मौखिक या लिखित रूप से वो कह सकता है कोई साक्ष्य दो या दस्तावेज दो या कोई चीज़ें पेश करने के लिए विवश कर सकता है। उसको जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वो वहाँ मांग सकता है। सिविल न्यायालय में भी यही होता है, कोई केस है तो वहाँ पर वो समन देते हैं, एविडेंस के लिए बुलाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए विवश करते हैं। तो यहाँ पर भी आयोग के पास ये शक्तियाँ होगी। फिर दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना, ये जो है ये वाला पॉइंट ये हमें सीपीसी में दे रखा है। इसके बारे में 3-4 ऑर्डर है, मतलब 11, 12, 13 ये सारी इसी की बात करता है। जब हमारा सिविल केस शुरू हो जाता है तो वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट प्रकट करना है, उनका इंट्रोडक्शन कैसा करना है, इंट्रोडक्टरी कैसा होगा, एडमिशन कैसा होगा, कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे नहीं होंगे, उनका इंस्पेक्शन होगा, वो सारी के सारी जो बातें दे रखी है वो आदेश 11, 12, 13 में दे रखी है। तो वो सारी की सारी शक्तियाँ यहाँ पर आयोग को भी होगी। आयोग भी कोई ना कोई दस्तावेज प्रकट करने के लिए कह सकता है। अभी वो दस्तावेज ऐसा होना चाहिए कि आयोग का समाधान हो जाना चाहिए कि हाँ ये दस्तावेज पेश करना ज़रूरी है, भले ही वो प्राइवेट दस्तावेज हो पर उसका ये समाधान हो जाना चाहिए कि ये दस्तावेज प्रकट करना ज़रूरी है और साथ ही साथ में ये दस्तावेज लोकहित में है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। प्राइवेट दस्तावेज तभी पेश किया जाएगा या उसकी अपेक्षा की जाएगी अगर वो लोकहित में है। तो अगर लोकहित में है तो आयोग दोनों, राज्य आयोग, सूचना आयोग, राज्य आयोग, केंद्रीय आयोग, दोनों ऐसे दस्तावेजों की डिमांड कर सकेंगे। शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना, कि जो भी साक्ष्य दिया जा रहा है उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो शपथ पत्र पर ही उसको ग्रहण करे। ठीक है, बिना शपथ पत्र के उसका ग्रहण वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसी उसके पास शक्ति है। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां बनाना, कि कोई न्यायालय है या कोई लोक अभिलेख, मतलब कोई पब्लिक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ से अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उन्हें उसकी कॉपी चाहिए तो वो मंगा सकता है। ठीक है, जैसे कोई ऑर्डर की कॉपी हुई, न्यायालय से कोई ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो आयोग को अगर ऐसा लगता है तो वो आयोग क्या करेगा, इनसे वो कॉपी मंगवा सकेगा, उसके पास ऐसी शक्ति है। साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए, इस चीज़ के लिए कोई विटनेस अगर लग रहा है तो उन विटनेस को भी वो समन भेज सकता है। उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट उनसे बुलवा सकता है। और अन्य कोई विषय, वहाँ पर उन्हें जैसी भी ज़रूरत हो वैसी उन शक्तियों का वो उपयोग
कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? आयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई, ये हो गई हमारी आयोग की शक्तियाँ। फिर फोर्थ पॉइंट बात करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिसे यह अधिनियम लागू होता है। मतलब यहाँ पर अगर वो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ रहा है तो वहाँ पर वो ऐसे डॉक्यूमेंट की परीक्षा कर सकते हैं दोनों आयोग, उनके पास ऐसा अधिकार है। और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो किसी पब्लिक ऑफिसर के कंट्रोल में है, तो वहाँ पर भी वो कंट्रोल में होते हुए भी आयोग के पास ऐसा अधिकार है कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं और उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसकी परीक्षा कर सकते हैं। मतलब अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा। अगर आयोग को लग रहा है कि वो ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट पेश करना, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट उस आयोग के द्वारा मंगवाए ही जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो रही है हमारी 18 में। मतलब यहाँ पे क्या है, हमने कंप्लेन कर दी है, कंप्लेन करने के बाद में वो आयोग है उसको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर इनके पास शक्तियाँ थी फिर भी इन्होंने शक्तियों का सही उपयोग नहीं किया है। ये कंप्लेन करने के बाद ही उसको समझ में आएगा। तो उसको ये जब समझ में आ जाता है, उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे कारण यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर वो आगे की जांच शुरू करेगा। और जब वो आगे की जांच शुरू करेगा तो उसके पास सारे अधिकार ऐसे होंगे जो सिविल न्यायालय के पास होते हैं। सिविल न्यायालय के पास दस्तावेजों को प्रकट करने का, निरीक्षण करने का, साक्ष्य लेने का, कोई रिकॉर्ड मंगवाने का, विटनेस की परीक्षा करने का, उसको समन भेजने का, या जो मेन व्यक्ति मेन पार्टी है उनको समन भेजने का अधिकार है। तो ऐसे के ऐसे अधिकार आयोग के पास भी होंगे। और आयोग के पास एक ये भी अधिकार है कि संसद या राज्य विधानमंडल है, इनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है या तो फिर कोई पब्लिक ऑफिसर के कंट्रोल में कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब अभी वो पब्लिकली नहीं किया गया है इसीलिए उसके कंट्रोल में है, तो उसके कंट्रोल में अगर कोई डॉक्यूमेंट है और वहाँ पर भी अगर ऐसा लगता है ये डॉक्यूमेंट को प्रकट करना चाहिए, तो वहाँ पर किसी भी आधार पर उनको रोका नहीं जाएगा। उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट को या रिकॉर्ड की परीक्षा कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सेक्शन 18 क्लियर है? अभी हमारे पास आता है, अभी यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ कंप्लेन कर दी है। अभी कंप्लेन कर दी है तो आगे अभी हो सकता है कि जो CPIO या SPIO है वो पकड़ में आ गए हो, मतलब एक तरीके से उनकी जो कमज़ोरी थी वो पकड़ में आ गई हो। उन्होंने क्या गलती की है, क्या यहाँ पे उन्होंने गलत काम किया है, क्या उनको जो जुरिडिक्शन मिला हुआ था, जो लिमिटेशन मिली हुई थी उससे आगे जाकर या उसके दायरे में रहकर काम नहीं किया है। यहाँ अब आयोग को ये समझ में आ गया। अभी अगर उनको समझ में आ गया है तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ उन पर पेनल्टी लगाएंगे। और साथ ही साथ में जो वो व्यक्ति है उसको तो अब सही इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, उसको तो 18(1) के अंदर क्या कर दिया है कि या तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है या तो उसको फीस ज़्यादा बता दी है। तो अब ये इसके खिलाफ क्या करेगा, अपील कर सकता है। तो अब हम पहुँचते हैं अपील पर, सेक्शन 19 में। कि अपील में क्या बातें दे रखी है। अभी ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के खंड क में निर्दिष्ट 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3, ये क्या बात कर रहे थे, 7 की उपधारा 1 या 7 की उपधारा 3। अच्छा यही बताओ सेक्शन 7 क्या बात कर रहा था। 6 में जो था वो हमारी एप्लीकेशन थी, डिस्पोज होगा मैडम, एप्लीकेशन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। हाँ एप्लीकेशन को स्वीकार करना है हाँ या अस्वीकार करना। हाँ, तो ये 7(1) में हमने ये सारी बातें यहाँ पर देखी थी कि उसकी अवधि जो है, अभी अपील इसीलिए कर रहे हैं ना कि 30 दिन की समय सीमा मिली है फिर भी हमें आंसर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम अपील कर रहे हैं। और 3 क्या बात करता है, फीस से रिलेटेड बातें दे रखी है। तो हो सकता है यहाँ पर वो फीस की गणना कर रहे हैं और फीस ज़्यादा बता रहे हैं, इसलिए फिर हम अपील करेंगे। तो अभी अपील हमें करना है 19 की। तो अभी 19 में ही दे रखा था कि 7 का 1 और 3, तो उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी था कि असल में 7 का 1 और 3 बात क्या करता है। ठीक है, तो अगर 7 की उपधारा 1
या उपधारा 3 के खंड ख में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है। वहाँ समय सीमा हमें दे रखी है 30 दिन की, और उपधारा 3 के खंड क को क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर समय सीमा में चेंजेस किए गए थे। यहाँ पे क्या था कि जो CPIO या SPIO है, ये फीस के लिए कैलकुलेट इन्होंने किया, फिर ये सामने वाला जो आवेदन करने वाला है इसको प्रेषित करेगा, इसको सूचना देगा कि आपने फीस कम दी है तो आपको इतनी इतनी फीस देनी है, पर फिर वो आवेदक जो रहेगा वो वापस उतनी फीस देगा, तो इसमें कुछ तो टाइम लगेगा। अभी जो जितना टाइम लग रहा है उसको 30 दिन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये तीनों ये जो सेक्शन है उपधारा 1 या उपधारा 3 दे रखा है कि दोनों में जितनी अवधि लग रही है उतनी अवधि के भीतर भी हमें हमारा आंसर नहीं मिला है, हमें हमारी एप्लीकेशन का आंसर नहीं मिला है, तो यहाँ पर या जो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यतीत है कि या तो 30 दिन के अंदर या जितना टाइम ड्यूरेशन दोनों में दे रखा है उपधारा 1 और उपधारा 3, दोनों के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है उतने टाइम ड्यूरेशन में हमें हमारा आंसर प्राप्त नहीं होता है, या तो फिर CPIO या SPIO ऐसा आंसर हमें दे रहा है, मतलब ऐसा निश्चय कर रहा है जिससे हम व्यथित है, मतलब क्या है कि हम उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। सेटिस्फाई नहीं हुए हैं मतलब क्या है, या तो वो मिसलीड करने वाली जानकारी हमें दे रहे हैं, या तो हमें मिथ्या जानकारी दे रहे हैं, या तो वो अपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ये 3 ही कारण होंगे, वो ऐसे कारण होंगे तभी हम उस विनिश्चय से व्यथित है। तो अगर ऐसा होता है तो उस अवधि की समाप्ति से, कौन सी अवधि की समाप्ति से, जब हमें 2 चीज़ें आती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आई कि आप अपील कब कर सकते हो, तो एक तो है कि 30 दिन के अंदर आंसर नहीं मिला तो या तो हम 30 दिन की समाप्ति के बाद में अपील का प्रोसेस शुरू होगा, अपील की अवधि शुरू होगी, तो 30 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद में अपील कर दे, अपील का आवेदन कर दे, या तो फिर जिस भी दिन हमें हमारे आवेदन का आंसर मिल जाता है उस दिन के बाद से हम अपील कर सकते हैं। ये रहा अवधि की समाप्ति से या विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेंगे। मतलब आज मेरा 1 महीना हो गया है और मुझे आंसर नहीं मिला, तो आज के बाद से मैं 30 दिन के अंदर कभी भी अपील कर सकती हूँ, या तो मुझे आज मेरा आंसर मिल गया है, एप्लीकेशन जो दी थी उसका जवाब मुझे मिल गया है, तो तब मैं उसके जवाब मिलने के 30 दिन के भीतर अपील करूँगी। ये 2 कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि या तो अपील की अवधि अवधि जो हमारी 30 दिन की अवधि है जिसमें आंसर मिलना था वो समाप्त हो गई तो उसके बाद में हम कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अपील, या तो जिस भी दिन हमें हमारे आवेदन का आंसर मिल जाए उस आंसर मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर हमें अपील करना पड़ेगा। 2 कंडीशन यहाँ पर बैठ रही है। अभी अपील हम किससे करेंगे, तो जो भी CPIO या SPIO है इनसे ऊपर वाला व्यक्ति है कि पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का, इनसे भी जो ऊपर वाला व्यक्ति रहेगा उसको हम अपील फाइल करेंगे, ठीक है। परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा। देखो हर जगह आप जब CPCP पढ़ोगे तो हर जगह ये चीज़ आपको ये वाली लाइन देखने को मिलेगी कि वो एक टाइम ड्यूरेशन हमें दे देते हैं, एक लिमिट दे देते हैं कि इतने इतने दिन के अंदर आपको ऐसा आवेदन फाइल करना है, या इतने दिन के अंदर आपको किसी जैसे CPC में वाद पत्र होता है, प्लेंट होता है, हम फाइल करते हैं तो इतने दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। सारी चीज़ों की लिमिट दे रखी है, पर उस लिमिट के बाद में एक परंतु आ ही जाता है कि मान लो आप वो लिमिट को क्रॉस कर देते हो, उस लिमिट के अंदर आप जवाब नहीं दे पाते हो, या उस लिमिट के अंदर आप कोई आवेदन नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे अगर आपके पास रीजनेबल रीज़न है, पर्याप्त कारण है, और वो कारण आप जज को बताते हो, और जज अगर उस कारण से सेटिस्फाई हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ ये जो रीज़न है ये जेन्युइन है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसके पास ऐसा रीज़न था, इस वजह से ये इस अवधि के अंदर आवेदन नहीं कर पाया या जवाब नहीं दे पाया,
तो वहाँ पे फिर हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, मतलब उस टाइम लिमिट के ख़त्म होने के बाद भी हम ऐसा आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही दे रखा है कि उन्होंने तो बोल दिया है कि 30 दिन की अवधि के अंदर अंदर आपको अपील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो अपील फिर भी ग्रहण करेगा, अगर उस अवधि के बाद भी अगर हम अपील कर रहे हैं तो वो ग्रहण करेगा, पर कब करेगा उसका यहाँ पर समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी रीज़न देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसका यहाँ समाधान होना चाहिए कि अपीलार्थी समय पर फाइल क्यों नहीं कर पाया, उसके पास क्या पर्याप्त कारण थे। तो अगर वो पर्याप्त कारण बता देता है तो फिर 30 दिन के बाद भी उसकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ओके। अभी आता है हमारे पास में दूसरा सेक्शन, जहां अपील धारा 11 के अधीन यथा स्थिति। अभी अपन धारा 11 को देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर कि धारा क्या बोल रहा है, धारा 11 में क्या बात हो रही है, नहीं तो आगे का सेक्शन समझ में नहीं आएगा। तो अपन निकालते हैं धारा 11। धारा 11 में दे रखा है पर व्यक्ति सूचना। अभी हमको पता है पर व्यक्ति सूचना क्या होता है, इसको हम बाद में समझेंगे। मतलब इतना समझ सकते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति की सूचना हमें चाहिए, है ना। जैसे कोई कंपनी है, अभी कोई कंपनी में कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसकी हमें सूचना चाहिए। तो हम जैसे कंपनी, पहला व्यक्ति तो हम हो गए कि हमें उसकी सूचना चाहिए, दूसरा व्यक्ति वो कंपनी हो गई, और तीसरा व्यक्ति हो गया वो व्यक्ति, अभी हम कंपनी से मांग रहे हैं उसका रिकॉर्ड, उस व्यक्ति का रिकॉर्ड कि इसकी सैलरी कितनी है, ये बताओ, इसने यहाँ कब ज्वाइन किया था, इसका कितना एक्सपीरियंस हो गया है। मतलब हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं, कंपनी में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो मैं हो गई पहला व्यक्ति, कंपनी हो गया दूसरा व्यक्ति, और जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हो गया तीसरा व्यक्ति। तो अभी आगे जो दे रखा है वो पर व्यक्ति के बारे में दे रखा है। तो हम आगे जो हमारा सेक्शन है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमें ये समझ में आ गया है कि पर व्यक्ति क्या होता है। तो जहां अपील धारा 11 के अधीन, मतलब अपील पर व्यक्ति के संबंध में हो रही है, तो वहां पर किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है, वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी अवधि वही दे रखी है कि वो जो पर व्यक्ति है वो भी अगर इस आदेश के विरुद्ध अपील करता है, मतलब उसको मान लो पता चल जाता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है और ऐसा आदेश अगर आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, तो वो व्यक्ति के पास भी अधिकार होगा कि इस आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। ठीक है, हमारे पास तो है ही है, पर उसके पास भी ये अधिकार है कि उस आदेश के विरुद्ध वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। अभी उपधारा 1 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील, मान लो हमने कोई आवेदन फाइल किया, हमारे पास उसका आंसर आया, पर आंसर कैसा है, मिसलीड करने वाला है, अपूर्ण है या झूठा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कर रहे हैं अपील। तो हम अपील करेंगे 19 के 1 में। अभी हमारे पास वो आंसर आ गया है ना, हमने अपील की, हमारे पास आंसर आ गया, पर अब पता चल रहा है कि हम तो उस अपील जो हमने की और वहाँ से जो आंसर आया है उससे भी संतुष्ट नहीं है, या जहाँ हम फर्स्ट अपील कर रहे हैं उन्होंने भी थोड़ा एक्टिवनेस नहीं दिखाई, तो वहाँ भी हमें कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे पास रेमेडी है कि हम दूसरी अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सारे अधिकार हमें दे रखे हैं। हम क्या सोचते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, मतलब हम डर जाते हैं कि ज़्यादा फीस बता देंगे या आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। है हमारे पास रेमेडीज़, अगर हमारे अंदर दम हो तो हम इन रेमेडीज़ को यूज़ करके आगे तक पहुंच भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर फर्स्ट अपील से भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं तो हमारे पास रेमेडी है दूसरी अपील की। पर दूसरी अपील में टाइम ड्यूरेशन क्या दे रखी है कि उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, अभी उनको भी आंसर देना है। फर्स्ट अपील हमने की तो वहाँ पे जिस दिन हमें फर्स्ट अपील का आंसर मिल जाता है, मतलब वास्तव में प्राप्त किया गया था, ठीक
ठीक है। तो अगर वहाँ से हमें कोई आंसर मिलता है, वहाँ से भी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, या वहाँ से कोई आंसर नहीं मिलता है, यहाँ पर भी सेम बातें आएगी, या तो मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को हम दूसरी अपील करेंगे। 90 दिन के अंदर उनके खिलाफ जो है हम दूसरी अपील करेंगे। उपधारा 1 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था, या वास्तव में भाई अभी उन्होंने डेट दी है कि इस तारीख को विनिश्चय हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, पर अगर नहीं मिला है तो फिर हम अपील करेंगे, या तो आंसर मिल गया है पर हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो 90 दिन के भीतर हम दूसरी अपील करेंगे। ये ध्यान रखना, वहाँ पे हमारे पास 30 दिन था, पहली अपील के लिए 30 दिन है, और अगर दूसरी अपील है तो वहाँ पर 90 दिन है। पर यहाँ पर भी उन्होंने परंतु में यही दे रखा है कि अगर 90 दिन के अंदर वो अपील फाइल नहीं कर पाता है तो 90 दिन के बाद भी उसकी एप्लीकेशन, उसकी अपील जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अपील को ग्रहण कर लिया जाएगा। पर यहाँ पर भी न्यायालय का समाधान होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ रीजनेबल रीज़न है, पर्याप्त कारण है, तो ही वो परमिशन देगा कि हाँ आप 90 दिन के बाद भी दूसरी अपील फाइल कर सकते हो, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए टाइम ड्यूरेशन का हमको हमेशा ध्यान रखना है, हमें कभी ये नहीं सोचना है कि कोई भी कारण बता देंगे तो हमें आगे का टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। हमें ध्यान रखना है टाइम लिमिट का कि उतनी टाइम लिमिट में कभी भी फ्यूचर में कभी कोई आवश्यकता पड़ रही है तो उस टाइम लिमिट के अंदर हम हमारा आवेदन दे दें। कभी भी मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर काटना पड़ रहा है किसी भी रीज़न से, तो हमें टाइम लिमिट हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। वरना फिर बहुत बार होता है ना, जज पे डिपेंड करता है, अगर जज थोड़ा सा सनकी टाइप का अगर आ गया तो फिर आप फंस सकते हो। तो यहाँ तक हमारे 3 पॉइंट हो गए। मैम फर्स्ट अपील के 30 दिन पूरे होने के बाद सेकंड अपील होगी ना? हाँ हाँ 45 दिन में। हाँ, उसके बाद ही, पहले यहाँ दे रखा है ना उन्होंने, अपील के विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील, मतलब जिस तारीख को उन्होंने देना है उसका आंसर देना है, उसके बाद में हमारा 90 दिन काउंट होगा, या तो अपील की पूरी टाइम लिमिट नहीं खत्म हो जाए उसके बाद में होगा, ठीक है। अब उसके 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन निकल जाए, 30 दिन पूरे हो गए, 30 दिन में उसने भी लेवल नहीं करा पाया वो, तो फिर सेकंड अपील का ऑप्शन अपने पास आता है। हाँ, फिर सेकंड अपील का मैडम यदि अपील के बाद अवेलेबल कराता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराना पड़ेगा ना उसको? अभी ऐसा तो दे के तो नहीं रखा तो वो फॉल्ट है ना, फॉल्ट है उनका, ये फॉल्ट है, ये चीज आगे आएगी। हाँ, ये चीज के बारे में आगे दे रखा है कि ये उनकी गलती है, छुपाने का प्रयास किया गया। हाँ, जानकारी को छुपाने का प्रयास किया गया, तो ये फॉल्ट के काउंट उसमें काउंट करते हुए निःशुल्क अदा की जाएगी। हाँ, ये पॉइंट भी आगे दे भी रखा है, वो 45 दिन और ये सारी चीजें इसमें दे भी रखी है। मैडम उसको पेनाल्टी भी तो लगेगी? हाँ, रखेगी, लगेगी ना पेनल्टी, बिल्कुल लगेगी, वो वाला सेक्शन भी आएगा। पेनल्टी में अपना इशू नहीं है, हाँ, पेनल्टी अपना इशू नहीं है, वो तो डिपार्टमेंट का इशू है, पर अपने को अपनी जानकारी से मतलब रखना है। हाँ, वो पेनल्टी भी, खैर उनको पेनल्टी भी लगेगी। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। पहला तो हो गया कि अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा है या आंसर ऐसा मिला है जो झूठा है तो हम फर्स्ट अपील करेंगे। दूसरा हो जाएगा कि पर व्यक्ति जो है उसको भी अगर भी अपील करना है तो वहाँ उसको भी 30 दिन दिए जा रहे हैं, और फिर फर्स्ट अपील से जो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो फिर हमें 90 दिन मिल रहे हैं जहाँ पर हम दूसरी अपील कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हमारे हो गए। अभी चौथा क्या बोलता है कि CPIO या SPIO का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अभी वो पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है, तो यहाँ पर अभी पर व्यक्ति क्या है, वो उस आदेश के विरुद्ध अपील कर रहा है, तो वहाँ पर इसका अधिकार होगा कि भाई उसको भी सुना जाए, ठीक है। तो उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। उसके खिलाफ अगर कोई RTI फाइल हुई है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन कोई व्यक्ति निकाल रहा है, अभी उसने कोई अपील की है, तो फिर उसके पास ये अधिकार है कि उसको भी सुना जाए। ये 4th पॉइंट हुआ। 5th हुआ कि अपील संबंधी किन्हीं कार्रवाइयों में यह साबित करने का भार, अभी होता है ना हमेशा सिविल में, हमेशा यही होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जो क्या होता है, मतलब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अजय जी आपको पता हो तो बताना। वाद जो लेकर जिसने वाद दायर किया है उसको बर्डन ऑफ प्रूफ। हाँ, सिविल में जो वाद दायर करता है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, एम आई राइट?
यस मैम। यस मैम। तो यहाँ क्या दे रखा है कि साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित या यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी पर होगा। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो एप्लीकेशन दे रहा है उस पर नहीं होगा। यहाँ पर आंसर कौन नहीं दे रहा है? अधिकारी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर अधिकारी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो ये चीज़ न्यायालय को बताए कि एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट क्यों हुई है। ठीक है, ये 5th पॉइंट में यही है। 5th पॉइंट में बर्डन ऑफ प्रूफ अधिकारियों पर होगा। वो बताएंगे कि हमने एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों किया है। साबित करने का भार बोलते हैं इसको, तो वो उन पर होगा। और सिविल में होता है कि जो वाद दायर कर रहा है उस पर वो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। वही बताता है कि वो अगर बोल रहा है कि मैंने फलाने फलाने व्यक्ति को इतना पैसा दिया था, इसने मुझे रिटर्न नहीं किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर चला जाएगा। और क्रिमिनल में किस पे होता है? प्रोसिक्यूशन पर। हाँ ना, नहीं, अभियोजन पर मैम। अभियोजन पर। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू।